Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede, Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5, Ferroelectricity and Piezoelectricity and Frequency Dependence from the unit number 2, Dielectric Materials of the subject Electronic Engineering Material. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. और इस विजन को कंप्लीट करने के लिए 5 मिशन स्टेटमेंट हैं। तो पहला मिशन है इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स, provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth mission is enhance the leadership skill and employability और higher education. और पांचवा जो मिशन है वो है seeking continuous improvement of knowledge and skill. तो ये जो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, यानी पूरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप में क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, वो है पहला है प्रोवाइड सोशली रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम अडॉप्टिंग प्रोफेशनल एथिक्स। सेकेंड है अडॉप्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू वर्क इन मल्टीडिसिप्लिनरी वर्क एनवायरनमेंट। और तीसरा है सॉल्व ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एंड एज अ टीम मेंबर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी आज का टॉपिक समझने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने पोलराइजेशन देखा, डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है ये देखा, उसके बाद कैपेसिटर और उसका कंस्ट्रक्शन देखा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दिखा, डिफरेंट बहुत सारे पैरामीटर्स और उनके फॉर्मूलेज हमने देखे हैं। उसके बाद ब्रेकडाउन सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है और गैसेस में कैसे होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो भी हमने देखा है। इसके बाद ये टॉपिक जो है ये यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 2 का कोर्स आउटकम है इंटरप्रेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये टॉपिक का भी कोर्स आउटकम CO2 ही रहेगा और उसका मैपिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्या पता चलने वाला है, तो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, और कुछ एग्जांपल्स जो फेरो इलेक्ट्रिसिटी और पीजो इलेक्ट्रिसिटी को एग्जिबिट करते हैं, जो शो करते हैं, उनके एग्जांपल्स यानी उनके नाम। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। अब पोलराइजेशन का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मटेरियल में जो आयंस होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले जाते हैं और होल्स यानी पॉजिटिव आयन एक साइड में हो जाते हैं और निगेटिव चार्जेस एक साइड में हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पोलराइजेशन। अब ये जो पोलराइजेशन होता है ये कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर हमने कोई भी मटेरियल को अगर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया तो उसका जो पोलराइजेशन है वो टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि उस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है। फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट 1/t है ना, 1 बाय टाइम पीरियड। तो हमेशा वो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो पोलराइजेशन जो होता है वो कम होता है, और अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी है तो पोलराइजेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस कहा गया है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यानी अपोज करने की जो क्षमता होती है उसका क्या फॉर्मूला है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हम जब भी कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं ये तो उस वक्त हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता होना ट्यूनिंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका जो फॉर्मूला है ये है 1/2πfc। अब आपको पता चलेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो XC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में F/C कैपेसिटर मल्टीप्लिकेशन में है कैपेसिटेंस। तो जब जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो कैपेसिटेंस जो होता है वो स्मॉल होता है, और जब जब फ्रीक्वेंसी
कम होती है तो कैपेसिटेंस बड़ा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा रहेगी तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो कम होता है, और कैपेसिटर का साइज़ भी जो है वो भी हम बहुत छोटा कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसके बाद फेरो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या? अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, जिन पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वोल्टेज अप्लाई नहीं भी किया तो भी पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली होता है उनमें। उनके अंदर पोलराइजेशन यानी नेगेटिव चार्ज एक साइड में चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में चले जाते हैं ड्यू टू स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। यानी ऐसे कुछ डाइपोल होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें ऑटोमेटिकली डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, एक साइड में पूरे नेगेटिव, एक साइड में पूरे पॉजिटिव। तो ऐसे मटेरियल्स को और ये एक्शन को कहा जाता है फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको कहा जाता है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी है कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड द डाइपोल्स आर क्रिएटेड, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करते हुए भी डाइपोल क्रिएट होने की जो प्रोसेस होती है उसको फेरो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसके बाद फेरो इलेक्ट्रिसिटी वाले कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं? तो रोशेल सॉल्ट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसके बाद बेरियम टाइटेनेट, ये जो 3 मटेरियल है इनमें फेरो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करते हैं। इसके बाद इनके एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं? इट इज़ यूज इन कंडेंसर्स। कंडेंसर्स यानी कैपेसिटर का ही जो टाइप होता है वो कंडेंसर्स, टू कॉन्सेंट्रेट कंसिडरेबल क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन अ स्मॉल स्पेस। बहुत कम जगह में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना है छोटे सी जगह में, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक टीवी का सर्किट है उस पर बहुत कम कम जगह होती है अंदर बोर्ड पे, तो ऐसे छोटे छोटे जगह पे अगर हमको चार्जेस स्टोर करके रखना है तो वहाँ पे कंडेंसर का यूज़ होता है। और कंडेंसर को बनाने के लिए ये जो फेरो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ होता है। इसके बाद पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि अगर हमने किसी मटेरियल में वोल्टेज दिया तो उसमें मैकेनिकल कुछ चेंजेस होंगे, यानी उसके डायमेंशंस चेंज होंगे। अगर आप सिंपल चीज़ देखिए, बॉल है और अगर रबर का बॉल है, रबर के बॉल पे अगर आपने प्रेशर दिया तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमने एक एनर्जी दी तो दूसरा उसका स्ट्रक्चर जो है मैकेनिकल स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। वैसे ही टाइप से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं अगर हमने उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उनके मैकेनिकल डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। या मैकेनिकल स्ट्रेस दिया यानी हमने उन पे प्रेशर दिया तो उनमें वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब दोनों तरीके से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उनके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, या मैकेनिकल स्ट्रेस दिया तो उनमें वोल्टेज डेवलप हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल को या ऐसे एक्शन को, ऐसे फिनोमिना को ही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो द पीजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अस विद अ मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा यानी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ क्रिस्टल वॉच आपने सुना है, तो जो अंदर होता है मेन क्रिस्टल वॉच के अंदर क्रिस्टल, तो अगर ये क्रिस्टल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इट बिकम्स पोलराइज, द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस अज्यूम न्यू ज्योमेट्रिक पोजिशन। पोलराइज होना यानी वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका मैकेनिकल डायमेंशन यानी उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ अलग अलग हो जाएगा, उसमें चेंजेस हो जाएगी। द ज्योमेट्रिक पोजिशन एंड द मैकेनिकल डायमेंशंस ऑफ द क्रिस्टल आर अल्टर्ड। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या होता है? व्हेन द मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड, मैकेनिकल स्ट्रेस यानी हमने कुछ प्रेशर दिया है ना, टू द क्रिस्टल, द प्रोडक्शन ऑफ द पोलराइजेशन टेक प्लेस एंड द EMF यानी वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द एक्सेस, यानी हमने प्रेशर दिया और उसके अंदर वोल्टेज जनरेट हुआ। तो ये सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या अगर हमने वोल्टेज दिया तो उसके मैकेनिकल डायमेंशंस चेंज हो गए, यानी दोनों तरीके से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। EMF is generated across the axis which is perpendicular to that of the mechanical stress, यानी जिस डायरेक्शन में हमने मैकेनिकल स्ट्रेस दिया है
तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो वोल्टेज जनरेट होगा। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो मटेरियल शो करते हैं वो भी है रोशेल सॉल्ट, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज वॉच आपने सुना है, तो उसमें क्वार्ट्ज नाम का क्रिस्टल होता है। तो रोशेल सॉल्ट, क्वार्ट्ज और बेरियम टाइटेनेट। और इसके एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज इन क्रिस्टल ऑसिलेटर, यानी साइन वेव जो वेव्स है ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, उन वेव्स को जनरेट करने के लिए जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनको बनाने के लिए ये मटेरियल्स का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन कैपेसिटर एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पोलराइजेशन, है ना, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी कम रहती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला देखा, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 एफ सी। हाँ, उसके बाद में हमने फेरो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट देखा, उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिसिटी का और उससे रिलेटेड मटेरियल्स देखें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। और इसके बाद में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। थैंक यू सो मच।